आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्या डार्विनवाद सही है? क्या साइंटिफिक एविडेंस उसका है? डार्विन के बारे में आप सबने सुना होगा। जैसे कि एक वैज्ञानिक ने कहा, नो बायोलॉजिस्ट हैज़ एवर बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर एंड मोर ड्रास्टिक मॉडिफिकेशंस ऑफ एवरेज पर्सन्स वर्ल्ड व्यू देन चार्ल्स डार्विन। यानी कि डार्विन के विचार ने जितना सामान्य लोगों को, जन सामान्य को के विचार को, उनके नज़रिए को, इस जगत को देखने के बारे में, अपने इस जगत के अंदर हमारे जीवन के लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमारा रोल क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ों को लेकर के जितना डार्विन ने एक कॉमन आदमी को अफेक्ट किया है, उतना शायद ही कोई और ऐसा व्यक्ति हो हिस्ट्री में, रिसेंट हिस्ट्री में, साइंटिस्ट में, जिसने ऐसा किया हो। कोई भी जीवन का ऐसा क्षेत्र बाकी नहीं है। हमारे लॉज को देख लीजिए, हम किसको सही मानते हैं, किसको गलत मानते हैं। पूरा ये जो दृष्टिकोण है हमारा, वो डार्विन ने उसको अफेक्ट किया है। तो बेसिकली डार्विन ने क्या कहा, आप में से कोई बताना चाहेंगे? जिस्ट में, समरी में, डार्विनवाद क्या है? डार्विन एग्जैक्टली व्हाट ही प्रपोज्ड, व्हाट इज डार्विन्स थ्योरी? Yes, please raise your hands, those who want to tell. Yes. So he said कि पहले जो humans थे वो apes थे, तो धीरे-धीरे evolution हुआ और वो पूरा जो है अब जो हमें वो आ गया। ऐसे ही evolution और दूसरे जानवरों में भी उसने बताया। तो यहाँ पर एक कड़ी नहीं जुड़ पाई, उसे बीच में एक चीज़ नहीं मिली जो ह्यूमंस एप्स को ह्यूमंस मॉडर्न ह्यूमन है उससे जोड़ती थी। तो इस वजह से इसे लगा सबको सुनाई दिया कि डार्विन ने इवोल्यूशन थ्योरी दी। इवोल्यूशन थ्योरी मतलब आज हम क्या देखते हैं, बहुत सारी जीव जातियां हैं, है कि नहीं? मनुष्य हैं, अलग अलग प्रकार के जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, पक्षी हैं, लाखों लाखों प्रजातियां हैं, स्पीसीज हैं, करेक्ट? ये सब जो वैरायटी है, स्पीसीज जो आज हम देख रहे हैं, ये सब वैरायटी डार्विन के अनुसार ऐसा नहीं है कि कोई इंटेलिजेंट क्रिएटर या गॉड ने ये सब फॉर्म्स को अलग 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 बनाया, बल्कि एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। लाइफ पहले जब शुरू हुई होगी तो एक बहुत सिंपल फॉर्म में एक चीज़ बनी होगी, वो भी रसायनों से, और वो एक पहला जो लिविंग फॉर्म था, पहली जो प्रजाति थी, प्रकृति के नियमों के कारण अपने आप उसमें चेंज आते गए और नई 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 प्रजातियां, स्पीसीज बनती गई। और इस तरह से आदमी, जानवर, कीड़े मकोड़े, पक्षी, पेड़ पौधे, जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं, वो सब आपस में ओरिजिन कहाँ से हुआ है उसका? किसी एक कॉमन एंसेस्टर से हुआ है। हमारे सबके जो एंसेस्टर है कॉमन, वो एक ही है, सिंपल लाइफ फॉर्म। और अगर ये मैकेनिज्म उसने दिया कि कैसे नेचुरल फोर्सेस, प्रकृति के सामान्य नियमों के द्वारा ऑटोमेटिकली, बिना किसी डिज़ाइनर के, बिना किसी क्रिएटर के, ये सब चीज़ें अपने आप आ सकती हैं। ऐसा उसने एक एक्सप्लेनेशन दिया, मैकेनिज्म दिया। इसको बोलते हैं डार्विनवाद। इज इट क्लियर सो फार? इसका इम्प्लीकेशन क्या है कि यदि ये बात सही है कि ये जो सारी वैरायटी है, ये सब एक सिंगल सिंपल
लाइफ वैरायटी से अपने आप मतलब बाय लॉज ऑफ नेचर, कोई बनाने वाला, कोई इवोल्यूशन में डिज़ाइन करने वाला नहीं है। अगर ऐसा है तो सिंपल लाइफ फॉर्म भी लॉज ऑफ नेचर के द्वारा अपने आप केमिकल से आ गई होगी। और इसका मतलब है इस पूरे जगत को जो विविधता हम देख रहे हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए भगवान की जरूरत रही नहीं गई। तो इस तरह से जो नास्तिकवाद है कि अल्टीमेटली इस सृष्टि के पीछे जो भी आज हम देख रहे हैं जीवन, उसके पीछे कोई बनाने वाला नहीं है, उसको कोई चलाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। ये तो केवल जड़ पदार्थ अपने आप जो लॉज ऑफ नेचर हैं उससे अपने आप कार्य कर करके ये सब विविधता बन गई है और चल रही है। ये नास्तिकवाद, यानी देयर इज़ नो गॉड, there is no need of God. We can explain everything in the universe, all the phenomena, all the life, everything without existence of God. तो ये डार्विन के उससे समझाने का उसने प्रयास किया। तो अगर डार्विनवाद सही है तो फिर लगता है कि भगवान की कोई ज़रूरत नहीं रह गई है, यानी कि भगवान नहीं है, ज़रूरत नहीं रह गई मतलब भगवान नहीं है। तो यानी कि ये डार्विनवाद भगवान नहीं है इसका बहुत बड़ा सबूत है, अगर ये सही है तो। इसीलिए ये डार्विनवाद की वजह से पूरे विश्व भर में पिछले 150 सालों में विशेष रूप से नास्तिकवाद का बहुत तेजी से प्रचार हुआ है। आज भले ही कोई व्यक्ति स्कूल नहीं गया हो या हायर एजुकेशन से प्राप्त नहीं की हो, लेकिन सामान्य रूप से इवन भारत के अंदर भी बहुत लोग भगवान हैं ऐसा अगर मानते भी हैं तो भी उनका जीवन भगवान है इस प्रकार से नहीं चलाते हैं। जीवन तो ऐसे चलता है कि भगवान कुछ नहीं है, अगर है तो वो सुबह 5 मिनट आरती करके भगवान अगर तू है तो ध्यान रख लेना, मेरा बस खत्म काम, वहीं तक भगवान सीमित है। हमारे जीवन में भगवान का महत्वपूर्ण रोल नहीं रह गया है। मैं सच बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? डे टू डे लाइफ में हमारे जीवन की गहराई में भगवान का कोई रोल नहीं रह गया। हम गणपति पूजा होगी, वो गणपति पूजा के दिन गणपति को बैठाएंगे और पूजा करेंगे, भगवान वो गणपति जी आपका इंपॉर्टेंस क्या है, देखो मेरे को मार्च ढंग से ले आना मेरे मार्च में, वो गणपति जी का इंपॉर्टेंस रह गया, दुर्गा जी का, किसी भी का, दैट्स ऑल, नथिंग बियॉन्ड दैन दैट, करेक्ट। और हमारे जीवन में भगवान उसका कोई हमारा जीवन से प्रभावित नहीं होता है। हमारा जीवन प्रभावित कैसे होता है कि मुझे जीवन में खूब पैसा कमाना है, नाम कमाना है, जिससे मैं खूब एंजॉय कर सकूं, और भगवान यदि तुम हो तो मेरी इन इच्छाओं में आप मदद कर सको तो मैं मानूंगा तुम हो, अगर वो भी नहीं कर सकते तो वो भी नहीं मानूंगा, करेक्ट। जनरली इसलिए इवन भारत में भी और पूरे संसार में भगवान के विषय में लोगों की समझ और विश्वास बहुत घटा है। ये इसका एक महत्वपूर्ण परिणाम हुआ है। और इसकी वजह से जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, उससे पहले अगर लोग दृढ़ता से विश्वास रखते थे कि भगवान है तो उनका जीवन का लक्ष्य हुआ करता था भगवान को प्राप्त करना, भगवान की शरण में जाना। लेकिन आजकल किसी के जीवन का लक्ष्य ये नहीं है भगवान को प्राप्त करना, भगवान की शरण में जाना, ये क्या है, नहीं, करेक्ट। तो पूरा जीवन का लक्ष्य लोगों का बदल गया है ना। हम किस चीज़ को सही मानते हैं, किस चीज़ को गलत मानते हैं, ये क्राइटेरिया फिक्स किस आधार पे करते हैं। जब पहले लोग का फर्म विश्वास था कि भगवान है तो गलत और सही की परिभाषा कैसे होती थी, किस चीज़ पे निर्भर करता था कि भगवान किसे सही मानते हैं वो सही है, भगवान जिसे गलत मानते हैं वो गलत है। और वो हमें मिलता था स्क्रिप्चर से, शास्त्रों से, चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान हो, चाहे शास्त्र हो। लेकिन आज हर देश का नियम, लॉज, इंडियन लॉज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस आधार पे बने हैं, व्हाट इज द बेसिस ऑफ द लॉज, एनीबडी? हमारे जो भारत के अंदर लॉज हैं, कानून हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो किस आधार पे हम लोग निश्चित करते हैं आज? एनीवन? हैव यू थॉट अबाउट इट? सॉरी?
लोगों के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, यस, हमारी तर्क बुद्धि से, ह्यूमन बींग्स की तर्क बुद्धि, भाई ऐसे नहीं होना चाहिए, भाई ऐसे होना चाहिए, हमारे हिसाब से हमने लॉज बनाए हैं। तो सही और गलत की पहचान क्या हो गई? जस्ट ह्यूमन लॉजिक, ह्यूमन रीजनिंग, ना कि भगवान किसे सही बता रहे हैं किसे गलत बता रहे हैं, वो आधार खत्म हो गया। जबकि जब नास्तिकवाद नहीं था, भारत की जो ओरिजिनल संस्कृति है वैदिक समय, उसमें शास्त्रों के आधार पर राजा शासन करता था। सही और गलत का डिसीजन किस आधार पे होता था? शास्त्र के आधार पर। इसलिए आप देखिए, राजा लोगों के मंत्रिमंडल हुआ करते थे, एडवाइजर्स, जैसे चाणक्य पंडित मंत्रिमंडल, उनसे सलाह मशवरा करके राजा निर्णय लेता था। और ये मंत्री जो थे, ये ब्राह्मण जो शास्त्रों को अच्छे से जानने वाले लोग हुआ करते थे, जो शास्त्रों के आधार पर राजा को गाइड कर सकें कि राजा इस स्थिति में ये सही है, ये गलत है। लेकिन आज पूरे संसार में ये बेसिस ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो आज हमारे सामने बहुत बड़े बड़े ऐसे प्रश्न खड़े हुए हैं कानून के अनुसार कि एबॉर्शन सही है या गलत। रीजनिंग के अनुसार चले तो एक स्त्री है, उसके शरीर का कोई अंग है, एम्ब्रियो, तो उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए डिसाइड करने में कि वो उसके साथ क्या करे। तो अगर वो अपने भ्रूण को मारती है, उसकी ऐसी इच्छा है, तो सही होना चाहिए। लेकिन संसार के हर एक धर्म के अंदर इसको हत्या बताया गया है, भ्रूण हत्या, क्योंकि वो एक जीव है, उसकी जान लेने का अधिकार वो पाप बताया गया है। लेकिन जैसे डार्विनवाद बढ़ रहा है, वैसे वैसे अभी हमारा देखने का नज़रिया बदल रहा है। जीवन तो केवल रसायन है, टिश्यू। तो एम्ब्रियो जो है, गर्भ के अंदर जो बच्चा है, वो क्या है? अल्टीमेटली एक टिश्यू है ना। इसीलिए उसको नाम दे दिया गया, पहले भ्रूण हत्या था उसका नाम। अभी हत्या शब्द तो मतलब किसी को आप मार रहे हो, मतलब बड़ा ही घिनौना शब्द लगता है, बड़ा डरावना। धीरे धीरे उसको चेंज कर दिया, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। वो प्रेगनेंसी कोई चीज़ है, टिश्यू, उसको बस टर्मिनेट करने ऐसी बात है ना। तो आज वो ये अलाउड हो गया है। उसी प्रकार से कॉन्ट्रासेप्शन या जीवन क्या है? रसायन है। तो कोई जीवन आए उसको हम रोक सकते हैं कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करके। सब लोग कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करने लगे, बहुत ऐप में लोग यूज़ करते हैं, ये पाप गिना जाता है शास्त्र के अनुसार, ठीक है। उसी प्रकार से जो लोग बहुत बूढ़े हो गए हैं, बहुत उनको कोई बीमारी है, तो कई देशों में यूथेनेसिया, यानी ऐसे जो लोग हैं जो बहुत बूढ़े हो गए हैं और बहुत बीमार हैं, उनको इंजेक्शन दे करके मार दो। समझ रहे हैं? इतने बड़े बड़े प्रश्न खड़े हो रहे हैं। हमारा जहाँ पर भारत में कॉन्स्टिट्यूशन शास्त्र के अनुसार, मनु संहिता के अनुसार चलता था, अभी धीरे धीरे हम पूरा उससे अलग उठ रहे हैं और ह्यूमन लॉजिक के द्वारा बड़े बड़े नए नए प्रश्न खड़े हो रहे हैं। और मानव सभ्यता जो है, ये पाप कर्म करने की, अभी पाप और पुण्य का कोई डेफिनेशन नहीं रहेगी। पाप क्या है? नथिंग, देयर इज नथिंग लाइक सिन। क्योंकि पाप मतलब जो शास्त्रों के अनुसार गलत है, उसको पाप कहते थे। लेकिन आज पाप जैसी कोई चीज़ नहीं रहेगी, क्योंकि शास्त्र जैसी कोई चीज़ नहीं रहेगी, भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं रहेगी। तो केवल अगर आपके किसी कार्य से दूसरे को परेशानी नहीं हो रही है तो सही है, दैट्स ऑल। दैट्स अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड नॉट बी डन, ठीक है। इसीलिए जानवर हैं, हाँ, चिकन, उसको मारने से, वो तो जानवर है, उसको तो क्या हो रहा है, किसी आदमी को कुछ नहीं हो रहा, तो मारो उसको। इसलिए आज जानवर को मारने में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स को क्या हो रहा है, बल्कि कुछ नहीं हो रहा। और जानवर तो जीवन वैसे भी रसायन है, और उनका रसायन तो निम्न क्वालिटी का रसायन है। आदमी का रसायन केमिकल ज़्यादा हाई क्वालिटी का है, करेक्ट, तो फिर भी चलेगा, पर जानवर को तो मार दो। इसलिए एक एक दिन में करोड़ों चिकन्स को मारा जाता है। स्लॉटर हाउस में गायों को मारा जाता है।
तो ये सब परिणाम जो हैं, ये डार्विनवाद इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। इसलिए ये हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या वास्तव में डार्विन ने जो बात कही, क्या वो सैद्धांतिक, क्या वो साइंटिफिक है या नहीं, क्या वो वास्तव में सच है या नहीं। तो आज इस विषय के ऊपर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो जस्ट रिव्यू, ये डार्विन के कारण ही हमारी पूरी वैदिक हिस्ट्री उसको रीडिफाइन किया गया है, जहाँ हमारे वेद कहते हैं कि जीवन तो करोड़ों करोड़ों साल से चला आ रहा है ना, लेकिन आज डार्विनवाद के द्वारा ये जो वेदास हैं ये केवल 5000 साल पुराने रह गए, और मनुष्य कुछ होमोसेपियन जो इस रूप में है वो मैक्सिमम 1 लाख साल पहले आया। वर्ल्ड हिस्ट्री पूरी उसके अनुसार चेंज करके आज बता रहे हैं आधुनिक हिस्टोरियंस। वैदिक ट्रेडिशन पूरी तरह से रिजेक्ट हो गई हैं, बैकवर्ड मान लिया गया है उनको, क्योंकि डार्विनवाद के अनुसार हम धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे हैं। हम पहले बंदर थे, उससे पहले एप, उससे पहले सिंगल मछली, प्लांट्स, और उससे पहले सिंगल सेल। तो अभी धीरे धीरे हम और होशियार होते जा रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं आगे और। तो इसीलिए अगर हमारे परदादा धोती कुर्ता पहनते थे तो वो सबूत है पिछड़ेपन का, और आज जब हमने उसको छोड़ करके पैंट शर्ट पहनना शुरू कर दिया है तो वो इंगित करता है इवोल्यूशन अभी आगे हो रहा है। आज पहले हमारे जो पूर्वज थे वो लोग सिगरेट नहीं पीते थे, है ना, अभी हम लोग सिगरेट पीते हैं। दिस इज अ साइन ऑफ एडवांसमेंट। मॉडर्न टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, पहले लोगों की टेक्नोलॉजी नहीं थी, सो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज एन साइन ऑफ एडवांसमेंट, इवोल्यूशन, क्योंकि इवोल्यूशन अभी भी हो रहा है। इसलिए जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं हम प्रगति कर रहे हैं, हर चीज़ पुरानी पिछली है। एवरीथिंग ओल्ड इज प्रिमिटिव, ये डार्विनवाद से निकला। इसलिए शास्त्र पुराने लिखे हुए हैं, ओल्ड, प्रिमिटिव, क्योंकि जैसे जैसे हम प्रगति कर रहे हैं, जैसे जैसे एक दिन बीत रहा है वो हम प्रगति कर रहे हैं, यानी पीछे वाला दिन पुराना था, प्रिमिटिव था। इसका मतलब जो भी पहले था हम उसको चेंज कर सकते हैं। जबकि वैदिक संस्कृति है ओल्ड इज गोल्ड। सतयुग था पहले, पहले के ऋषि मुनि हुआ करते थे, आज ह्रास हो रहा है। कलयुग आने की वजह से लोगों का चरित्र और आयु कम हो रही है, लेकिन डार्विनवाद के अनुसार उल्टा हो रहा है। पहले के जो ऋषि मुनि अगर थे वो सब बेकार, वो प्रिमिटिव लोग थे, उनको कुछ पता नहीं था। इसलिए हमें वो सब चेंज कर देना चाहिए। इसलिए हमें अपने माता पिता की बात क्यों माननी चाहिए? हम माता पिता से ज़्यादा एडवांस्ड हैं, क्योंकि माता पिता से नेक्स्ट इवॉल्व हो रहे हैं ना। तो इसलिए माता पिता की बात मानने की कोई जरूरत नहीं है। दादा दादाजी की उससे ज़्यादा मानने की जरूरत नहीं है, उनके दादाजी उससे मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना पीछे जाएंगे उतने वो लोग पिछड़े हुए हैं। करेक्ट? तो इससे एक पूरा वर्ड व्यू बना, डू what you think is right, because you are more evolved than your father and more evolved than your grandfather. समझ रहे हैं आप इससे कितना बड़ा प्रभाव पड़ रहा है? तो लाइक दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजेक्टेड मनु संहिता। भारत में जो संविधान बना, भारत आज़ाद हुआ, लेकिन डार्विनवाद के अनुसार हमने मैन मेड लॉज को एक्सेप्ट किया, ना कि वैदिक संस्कृति के शास्त्र के अनुसार मनु संहिता इत्यादि को। अभी रिसेंटली सत्यपाल एक मिनिस्टर थे, उन्होंने स्टेटमेंट निकाला कि ये डार्विन थ्योरी जो है वो स्कूलों से निकाल देनी चाहिए, इसका कोई सबूत नहीं साइंटिफिक। सारे साइंटिस्ट लोग मिलकर के हावी हो गए उसके ऊपर, बोले ये स्टेटमेंट वापस आपने कैसे कह दिया कि डार्विन थ्योरी गलत है, और पूरा हंगामा हुआ भारत के अंदर भी। ओके, कॉन्ट्रासेप्शन, एबॉर्शन, डाइवोर्स, ये सब चीज़ें जो बढ़ रही हैं उसके मूल में ये डार्विनवाद है। स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी, इसकी परिभाषाएं पूरी बदल गई हैं। आज अभी कुछ दिन पहले एडल्टरी, अभी वो भी अलाउड है,
कोई भी विवाह के अंदर स्त्री पुरुष किसी भी और स्त्री पुरुष से संबंध रख सकता है, इसमें कोई गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि सबकी अपनी अपनी इच्छा है, जिसको जैसे करना करो। क्योंकि हम अभी एडवांस हो रहे हैं ना ज़्यादा। ये मानना कि विवाह हो गया, एक पत्नी को केवल अपने पति के साथ ही रहना संबंध रखना चाहिए और किसी तरह नहीं रहना चाहिए, ये तो पिछड़ापन है। अभी हम ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, करेक्ट। इसलिए जिसका जिसके साथ मन करे करो संबंध, सेक्स करो, उसमें क्या है? तो फिर बताओ कुत्ते बिल्ली में और मॉडर्न मैन में क्या अंतर रह गया? तो कुत्ता बिल्ली तो हमसे ज़्यादा एडवांस हो गए, दे इवॉल्व्ड मोर देन अस अर्लियर। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? वो लोग तो पहले से ही ज़्यादा इवॉल्व हो चुके थे। उनके यहाँ तो कोई शादी वादी कुछ होती नहीं, जिसका जब मन आया, लड़का हो, लड़की हो, बहन हो, माँ हो, किसी के साथ भी सेक्स कर सकते हैं वो लोग। तो हम तो अभी और इवोल्यूशनली पीछे हैं, दे आर मोर इवॉल्व देन अस, है ना। तो धीरे धीरे चिंता मत कीजिए, हम और आगे जैसे जैसे इवॉल्व होंगे, कपड़ा पहनना पूरा छोड़ देंगे, है ना। और डॉटर, मदर, सिस्टर, कोई डिमार्केशन नहीं रह जाएगा। वो दिन आने वाला है, पक्का आने वाला है, आ रहा है, क्योंकि हम इवॉल्व हो रहे हैं थैंक्स टू डार्विन। अभी थोड़ा सा फिर इसको साइंटिफिकली समझने के लिए थोड़ा सा आपको विज्ञान के अंदर ले जाते हैं कि आखिर ये डार्विन टेक्निकली है क्या, डार्विनवाद। आप लोग हालांकि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, आपने बायोलॉजी तो शायद केवल प्लस ये 10th तक पढ़ी होगी, उसके आगे नहीं पढ़ी होगी, लेकिन आसान है समझना, इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो मैं थोड़ा सा सिंपल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि डार्विनवाद क्या है, टेक्निकली साइंटिफिकली वो क्या कहता है। डार्विन के सिद्धांत को या सिद्धांत को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा दो टर्म, स्पीसीज और एक वैरायटी। स्पीसीज जैसे गाय एक स्पीसी है, कुत्ता एक और दूसरी स्पीसी है, ह्यूमन एक और स्पीसी, ये अलग अलग स्पीसीज हैं। क्योंकि गाय और कुत्ता आपस में सेक्स करके एक बच्चा ऐसा पैदा नहीं कर सकते जो बच्चा अपनी संतान उत्पन्न कर सके, नहीं कर सकते ना। इसीलिए गाय और कुत्ता वो अलग अलग स्पीसीज हो गए, ठीक है। लेकिन अभी कुत्ते के अंदर बहुत प्रकार के कुत्ते होते हैं ना, एल्सेशियन कुत्ता है, लेब्राडोग है, बहुत सारे प्रकार के कुत्ते हैं। वो कुत्ते आपस में सेक्सुअल रिलेशनशिप से बच्चे उत्पन्न कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हालांकि उनका साइज अलग अलग होगा, उनका कलर अलग अलग होगा, ऐसे बहुत सारे गुण अलग अलग होंगे, लेकिन उनमें कॉमन चीज़ क्या है कि वो सेक्सुअल रिलेशनशिप से बच्चे उत्पन्न कर सकते हैं, जो बच्चे इंटर्न फर्टाइल हों, यानी वो भी रिप्रोडक्शन के द्वारा अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो जहाँ ऐसा होता है उसे हम कहते हैं वो एक ही स्पीसीज़ के अलग अलग मेंबर्स हैं। वो अलग अलग स्पीसीज़ नहीं है, भले ही उनका रंग अलग है, भले ही उनका हाइट अलग अलग है, लाइक दैट। जैसे मनुष्यों के अंदर अमेरिकन्स हैं, यूरोपियंस हैं, इंडियंस हैं, सबके फीचर्स अलग अलग है ना, देखने से आप पता लगा सकते हैं। इवन इंडियंस के अंदर भी तमिलियन, हिमाचल वाला, उड़िया, सब अलग अलग दिखते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपस में सब विवाह करके या सेक्स करके बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो ये सब जो इंडियंस, अमेरिकन्स, यूरोपियंस, ये सब अलग अलग स्पीसी हुए या नहीं हुए, एक ही स्पीसीज हुई, लेकिन ये कहलाएंगे एक ही स्पीसीज के अंदर अलग अलग वैरायटी। क्लियर हो गया? तो ये दो टर्म है, स्पीसीज और वैरायटी, ठीक है। तो अभी कि हम नेचर में देखते हैं कि एक ही स्पीसीज के अंदर अलग अलग वैरायटी होती है। डार्विन जो था वो ब्रीडर था, ब्रीडर।
ब्रीडर मतलब जो लोग ब्रीड कर करके नई नई वैरायटी निकालते हैं उनको ब्रीडर कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे डॉग है तो डॉग की बहुत सारी वैरायटी बनाते हैं अलग अलग। ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस, ब्रीडिंग प्रैक्टिस मतलब क्या कि मान लीजिए एक कुत्ते की प्रजाति है इतनी ऊंची और एक है कुत्ते की प्रजाति इतनी ऊंची। इन दोनों को हमें एक ऐसी प्रजाति चाहिए जिसकी हाइट बीच में हो, तो हम इन दोनों को मेट करेंगे, रिप्रोडक्शन कराएंगे, उससे फिर अलग अलग बच्चे पैदा होंगे। कोई ये हाइट का होगा, कोई ये हाइट का होगा, कोई ये हाइट का होगा, अलग अलग। उसमें से जो सबसे ऊपर वाली हाइट का होगा उसको मेंटेन करेंगे, बाकी सबको मार देंगे। फिर इसको मेट कराएंगे फिर ऊंचे वाली हाइट से, फिर इसके भी बच्चे होंगे अलग अलग हाइट वाले। उसमें से जो नीचे वाली हाइट वाले होंगे उनको रिप्रोड्यूस नहीं करने देंगे, केवल ऊपर वाली हाइट वाले को रिप्रोड्यूस करने देंगे। ऐसे कर करके कई 100 बार प्रजनन कर करके धीरे धीरे क्या होगा, जो छोटे वाली हाइट वाले हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे नेचुरली ये ऊंची हाइट वाले आने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने वैरायटी जो है वो नीचे वाली की जगह ऊंचे वाली वैरायटी ले आनी शुरू की। ये ब्रीडिंग से ऐसा हम करते हैं, ठीक है। तो डार्विन ने देखा कि इस प्रकार से जब हम ब्रीडिंग करते हैं तो अलग अलग नए नए कैरेक्टरिस्टिक निकलते हैं। तो उसने कहा उसी प्रकार से संभव है कि नेचर में जब ये ब्रीडिंग होती है अपने आप तो नए नए कैरेक्टर निकलते हैं, और नए नए कैरेक्टर निकलते निकलते धीरे धीरे संभव है कि कैरेक्टर इतने बदलते जाएं कि उसमें नई स्पीसीज बन जाए। यानी इतना बदलाव आ गया कि अभी वो नया वाला पुराने वाले के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप भी नहीं कर पाए, ऑफ स्प्रिंग नहीं दे पाए, तो नई स्पीसीज बन गई। चेंज होते 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 इतना चेंज हो गया कि नई स्पीसीज ही बन जाए, है ना। और दूसरा चीज़ कि जो एनवायरनमेंट है जिसमें हम रहते हैं वो हमारे को अफेक्ट करता है, और जो अफेक्ट होता है वो हमारे संतान में ट्रांसफ़र होता है और वो उसके संतान में ट्रांसफ़र होता है। तो अगर जो एनवायरनमेंट की वजह से अपने अंदर चेंज ला पाया वो एनवायरनमेंट में रहने के लिए शक्तिशाली काबिल रहता है, और जो चेंज नहीं कर पाया वो धीरे धीरे मर जाता है, वो कम संख्या में रिप्रोड्यूस कर पाता है, और वो जो उसका चेंज था वो आगे ट्रांसफ़र नहीं हो पाता। जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ, मान लीजिए डार्विन बात सही है तो जिराफ जानते हैं आप लोग, गर्दन बहुत लंबी होती है। तो जिराफ से पहले रेप्टाइल्स थे। रेप्टाइल्स मतलब रेंगने वाले जानवर, ठीक है। तो रेंगने वाले जानवर थे सारे के सारे। अभी एक जगह क्या हुआ, पूरे संसार में अलग जगह रेंगने वाले जानवर थे, एक जगह क्या हुआ, किसी कारणों से, प्राकृतिक कारणों से जो घास थी वो ख़त्म हो गई नीचे। तो ये जो रेंगने वाले जानवर थे इनमें से कुछ जानवरों ने धीरे धीरे जो पेड़ के ऊपर घास लगी हुई थी उसको खाने के लिए कोशिश की, ऐसे गर्दन उठाई, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, उनकी गर्दन थोड़ी लंबी हो गई। जैसे आप लोग जिम जाते हैं तो क्या होता है, आप बार जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, मसल्स डेवलप हो जाती है ना। तो उसी प्रकार से डार्विन ने कहा कि वो जो रेप्टाइल्स थे वो लोग, उनमें से कुछ हीरो थे, हीरो। तो उन्होंने जब ऊपर ही घास खाने के लिए एक्सरसाइज की खूब, तो उससे क्या हुआ, धीरे धीरे उनकी गर्दन लंबी हो गई। फिर उनके बच्चे भी कैसे पैदा हुए, लंबी गर्दन वाले पैदा हुए, ठीक है। और जो जानवर इतने हीरो नहीं थे वो लोग तो अपनी गर्दन ऊंचा करने का प्रयास ही नहीं किए, एक्सरसाइज ही नहीं किए, तो उनकी गर्दन छोटी रह गई। तो उनके बच्चे कैसे पैदा हुए, छोटी गर्दन वाले पैदा हुए, और धीरे धीरे घास खत्म होती गई। तो वो जो छोटी गर्दन वाले हैं वो मर गए, कोई घास ही नहीं मिली खाने के लिए,
और जो हीरो वाले थे तो उनकी गर्दन तो लंबी होती गई। तो जैसे जैसे घास खत्म होती गई वो मरे नहीं, क्योंकि वो बहुत बोल्ड थे, वो जवान, वो पूरे हीरो लोग थे। तो गर्दन लंबी होती गई, वो सर्वाइव किए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट थे, जो अपने को फिट रख पाए, गर्दन लंबी रख करके वो लोग जिए, और उनके बच्चे भी जिए, क्योंकि उनके बच्चे भी ऐसे ही लंबी गर्दन वाले हुए, और वो लोग फिर नेक्स्ट में और एक्सरसाइज किए और लंबी गर्दन किए, ऐसे कर करके धीरे धीरे रेप्टाइल से जिराफ बन गए, एक नई स्पीसीज आ गई। हाँ? ऐसे ये डार्विन ने कहा, और इस तरह से जितनी भी हम वैरायटी देखते हैं वो इसी प्रकार से आई है। समझ में आए? सिंपल लॉजिक है। लेकिन अभी देखें कि क्या साइंटिफिकली, ये एक्सप्लेन तो कर दिया है, लेकिन क्या साइंटिफिकली ये ऐसा होता है? क्या प्रमाण मिले हैं इसके? तो अभी वैज्ञानिकों ने 150 साल में बहुत सारी रिसर्च की है, तो उन्होंने पाया है कि ये जो फेनोमिना है सर्वाइवल अराइवल ऑफ फिटेस्ट, ये होता नहीं। यानी कि अगर आप कुत्तों के अंदर प्रजनन करोगे, 1000 साल तक भी आप उनको मिलाओगे, अलग अलग कलर के, अलग अलग साइज के कुत्ते पैदा होंगे, बिल्ली पैदा नहीं होगी उससे। चाहे आप कितना भी प्रजनन करा लीजिए, रहेंगे वो कुत्ते कुत्ते ही। ऐसा नहीं कि बार प्रजनन कराने से आप कुत्ते की जगह एक दिन बिल्ली बन जाएंगे, बिल्ली बना देंगे। तो साइंस में हमने क्या पाया है, आज तक कोई भी वैरायटी अलग अलग मिली है, लेकिन उसका एक लिमिट है जिसमें कि कैरेक्टरिस्टिक्स नए नए पैदा होते हैं, नया कैरेक्टरिस्टिक नहीं मिलता है। अगर कुत्ते की चोंच होती है क्या पक्षी की तरह से? नहीं होती। तो कुत्ते को आप कितना भी अलग अलग जगह के कुत्ते लेकर के आप उनको ब्रीडिंग कराएंगे, तो उनके कुत्ते के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, कोई लंबा है, छोटा है, वो अलग अलग वैरायटी प्रोड्यूस होगी। लेकिन ऐसा नहीं कि कुत्ते के अंदर चोंच निकल जाएगी, बीक, वैसा आज तक कभी नहीं हुआ है। आज तक कभी भी वैरायटी तो बहुत बनी है अलग अलग। आज अमेरिकन आदमी अगर इंडियन लेडी से शादी करेगा तो उसका जो बच्चे होंगे उनके कलर बीच में से होंगे, है ना, वो सब मिक्सचर है पॉसिबल। लेकिन ऐसा नहीं कि आदमी, अमेरिकन आदमी और इंडियन कोई शादी करेंगे तो वो जो है मच्छर पैदा हो जाएगा। करेक्ट, वैसा आज तक नहीं हुआ है। यानी वैरायटी बनी है अलग अलग, लेकिन स्पीसीज आज तक एक भी स्पीसीज नहीं बनी है। जबकि डार्विन कहता है ये सारी स्पीसीज, उसने एक्सप्लेनेशन दिया, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस उसका ही नहीं, एक भी स्पीसीज आज तक नहीं बनी है। वैज्ञानिक लोग का कथन है, जो लोग ब्रीडिंग करते हैं, कि ये आज तक वी हैव नॉट बीन एबल टू प्रोड्यूस, है ना। कई बार ये लोग, वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, कोई शीप या कोई और जानवर का कुछ जेनेटिक मटेरियल मिला करके एक दूसरे जानवर में मिला के कुछ बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो बच्चे जो हैं फर्टाइल नहीं होते हैं, या तो मर जाते हैं, अगर जीते हैं थोड़े समय तो अपना बच्चा पैदा नहीं कर पाते हैं, तो वो तो नई स्पीसीज नहीं बनी। ठीक है, तो प्रकृति में आज तक कोई भी नई स्पीसीज नहीं बनी है। यानी कि जो वैरायटी है उसकी एक लिमिट है, वो वैरायटी धीरे धीरे चेंज होते होते उससे स्पीसीज नहीं बनती है। और जैसे कि जो हमारे अंदर जो ये सब कैरेक्टरिस्टिक हैं, किसी की नाक ऐसी है, ये सब अलग अलग कलर ऐसा है, ये सब किसकी वजह से होता है? मॉडर्न साइंस के अनुसार आज हम जानते हैं ये जेनेटिक मटेरियल की वजह से होता है, डीएनए, क्रोमोसोम की वजह से होता है। आपने नाम सुने? डार्विन को जेनेटिक्स का पता नहीं था। डार्विन के टाइम में जेनेटिक्स डेवलप नहीं थी। तो डार्विन ने क्या सोचा कि प्राकृतिक प्रकोप से या एक्सरसाइज से जो हमारे अंदर चेंज आता है, समहाउ वो हमारे बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाता है। यानी कि अगर आप जिम जाएंगे
तो आपका बच्चा जो है वो जिम वाला ही पैदा होगा डार्विन के अनुसार पहले से ही वो आर्नोल्ड डेवलप होगा, वहाँ पर पैदा ही होगा वो सीधा, अकॉर्डिंग टू डार्विन। ठीक है, यानी एक्वायर्ड ट्रेट्स। देखिए दो प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एक को बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स और एक को बोलते हैं जेनेटिक ट्रेट्स। एक कैरेक्टरिस्टिक है जो हमारे जीन्स की वजह से है और एक कैरेक्टरिस्टिक है जो हमने इस जीवन में प्राप्त की हैं एक्सरसाइज से या वातावरण से। मान लीजिए कोई आदमी पूरा दिन सूरज में रहे तो उसकी कलर क्या होगा, स्किन का ब्लैक हो जाएगा। अभी ये सोचना कि इसका बच्चा भी काला ही पैदा होगा क्योंकि सूरज में खड़ा रहता है तो ये जो कालापन हुआ सूरज में खड़े रहने से, ये एक्वायर्ड ट्रेट है कि जेनेटिक ट्रेट है? एक्वायर्ड ट्रेट। अभी तमिलनाडु, आपके हॉस्टल में तमिलनाडु के लोग भी होंगे ना, उनका कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है। अभी हिमाचल का कोई आदमी होगा उसका कलर कैसा होगा? वाइट होगा, है ना। रशियन है ऐसे। तो अभी वो तमिलनाडु वाला व्यक्ति अगर हिमाचल में आकर के रहे, हिमालय के ऊपर भी रहे, है ना, तो उसके कलर में हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, और उसके बच्चे में वो जो जीन्स के अंदर की वजह से जो काला है वो वैसा ही होगा, ना कि वो वाइट हो जाएगा। ना ही कोई नॉर्थ इंडियन अगर साउथ में जाके रहने लगे हस्बैंड वाइफ, तो ऐसा नहीं कि उनके बच्चे जो हैं वो काले हो जाएंगे। तो ये जेनेटिक्स के अंदर जो चीज़ होती हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं, ना कि एक्वायर्ड ट्रेट। ये बात क्लियर है। लेकिन डार्विन के अनुसार जो चीज़ हम एक्वायर करते हैं वो ट्रांसफ़र होती है। इसीलिए प्रकृति के प्रकोप से अपने आप धीरे धीरे नई नई जनरेशन, नई नई स्पीसीज बनती हैं। इसको बोला उसने नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन। नेचर सेलेक्ट करती है, जैसे मैंने बताया आपको। जिराफ कैसे बना? एक्वायर्ड ट्रेट। गर्दन लंबी होना क्या है? एक्वायर्ड ट्रेट। और प्रकृति का क्या हुआ प्रकोप? घास खत्म होने लगी, इसलिए प्रकृति के प्रेशर से रेप्टाइल से जिराफ बन गया। बनाने वाली की जरूरत नहीं पड़ी, ये डार्विन ने कहा। लेकिन डार्विन की सोच गलत थी। आज वैज्ञानिक लोग स्पष्ट रूप से इसको जानते हैं कि ये तो जेनेटिक्स की वजह से होता है, एक्वायर्ड ट्रेट तो ट्रांसफर होता ही नहीं है। तो डार्विन का जो वाद है आज वैज्ञानिक दृष्टि से गलत हुआ। तो अभी एक आया है नियो डार्विनिज्म। नियो डार्विनिज्म कहते हैं भाई ये बात तो सही है, डार्विन गलत था, लेकिन जेनेटिक मटेरियल अपने आप उसके अंदर कुछ म्यूटेशंस होते रहते हैं। ये शब्द आपने सुना है, म्यूटेशंस। उसमें इसको बोलते हैं रैंडम म्यूटेशन। रैंडम म्यूटेशन मतलब जब भी एक सेल दूसरे सेल को जन्म देता है तो उसका जेनेटिक मटेरियल में कभी कभी कुछ चेंज आता है। तो ठीक है, डार्विन गलत था, प्रकृति के प्रकोप से नहीं होता, लेकिन रैंडम वेरिएशन होते रहते हैं जेनेटिक मटेरियल में, और वो ट्रांसफर होते हैं क्योंकि जीन्स में है वो चेंज, वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होंगे, और ऐसे रैंडम म्यूटेशन से धीरे धीरे ये सब वैरायटी बन गई होगी। ऐसा डार्विन के नेक्स्ट जनरेशन वाले साइंटिस्ट कहते हैं, इसको बोलते हैं न्यू डार्विनिज्म। ठीक है, लेकिन उसमें भी समस्या क्या है? अगर वेरिएशन रैंडम है तो फिर उससे ये जो प्रकृति नेचुरल सिलेक्शन ये खत्म हो गया। मान लीजिए आज वो जो रेप्टाइल था उसमें एक रैंडम म्यूटेशन हुआ कि गर्दन उसकी जो है वो और छोटी हो गई, उधर घास खत्म होने लगी, तो वो जो म्यूटेशन था वो तो वहाँ पर फिट नहीं हो रहा है सर्वाइव करने में, तो वो तो और उसकी प्रजाति को कम कर देगा। तो रैंडम है, तो रैंडम होने से वो जो प्रकृति सिलेक्ट किसको करेगी? क्योंकि सिलेक्शन करने के टाइम में जरूरी नहीं वो म्यूटेशन हुआ हो। तो इसलिए ये जो पूरा मैकेनिज्म है न्यू डार्विनिज्म से बहुत वीक हो गया। तो फिर हम इतनी सारी जो वैरायटी है वो प्रकृति के द्वारा ऐसे डेवलप नहीं हो सकती, क्योंकि कभी म्यूटेशन हुआ उस समय नेचर के प्रकोप आवश्यकता उस प्रकार की नहीं रही होगी, तो वो म्यूटेशन नहीं होगा। तो इस प्रकार से बहुत सारी उसकी जो थ्योरी है वही उसी के अंदर प्रॉब्लम है। एक बात। दूसरी बात,
इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए जो साइंटिस्ट लोग प्रमाण देते हैं वो प्रमाण भी गलत सिद्ध हुए हैं। जैसे एक बहुत बड़ा प्रमाण है जिसको साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि डार्विन ने कहा कि जो हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे करेंगे, फॉसिल रिकॉर्ड्स, फॉसिल जानते हैं आप लोग? बताइए तो क्या होता है फॉसिल जी? दबे हुए, तो जो भी दबता है वो उसका फॉसिल बनता है। फॉसिल मतलब ऐसे अवशेष जो डीजेनरेट नहीं होते हैं, डीकम्पोज नहीं होते हैं, लेयर्स में इस प्रकार से दब जाते हैं कि डीकम्पोज हुए बिना वो अवशेष रह जाते हैं हजारों लाखों करोड़ों साल तक भी, उसको फॉसिल बोलते हैं। नॉर्मली अगर आप मान लीजिए कोई चूहा मिट्टी के अंदर आप दबा दो तो फॉसिल बन जाएगा वो, थोड़े दिन बाद देखोगे तो मिट्टी बन जाएगा। तो लेकिन एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस में कभी कभी वो जो दबते हैं वो सड़ते नहीं हैं, उनके अवशेष रह जाते हैं, उसको वो फॉसिल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर डार्विन ने कहा कि अगर हम ये रॉक्स को स्टडी करेंगे तो हमें ये दिखना चाहिए कि स्टार्टिंग में सिंगल ऑर्गेनिज्म के अवशेष, उसके ऊपर के लेयर में धीरे धीरे ज़्यादा नई प्रजातियां डेवलप हों, फिर नेक्स्ट लेयर में, रिसेंट लेयर में और ज़्यादा नई प्रजातियां, रिसेंट लेयर में और ज़्यादा नई प्रजातियां, और लेटेस्ट जो टॉप मोस्ट लेयर है उसमें सबसे ज़्यादा प्रजातियां होनी चाहिए। यानी पेड़ के रूप में मिलनी, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे गड्ढा करेंगे तो वैसे ही ये ऐसे दिखना चाहिए। लेकिन वास्तव में क्या ऐसा दिखा? आज इनको बोलते हैं पैलिएंटोलॉजिस्ट, जो लोग ये फॉसिल रिकॉर्ड्स को स्टडी करते हैं। उन्होंने पूरे संसार में जगह जगह खोद मारा है, सब जगह खोद निकाला है, लेकिन निकला क्या है? निकला क्या है कि जैसे ये साइंटिस्ट बोल रहे हैं, We are now about 120 years after Darwin and knowledge of the fossil record has been greatly expanded. Ironically, we have even fewer examples of evolutionary transition than we had in Darwin time. डार्विन के टाइम में जितने अवशेष थे जो इंगित करते थे इवोल्यूशन को, आज 120 साल बाद और अवशेष मिलने पर ये और कम हो गए हैं इंगित करना डार्विन की तरफ, उल्टा इंगित हो रहा है। कैसे? तो उसमें एक ग्राफ है आप जो देख रहे हैं कि अगर डार्विन बात सही था तो आप वाई एक्सिस पे देख रहे हैं नंबर ऑफ फाइला, मतलब नंबर ऑफ अलग अलग स्पीसीज, वो बढ़नी चाहिए। टाइम एक्सिस जैसे जैसे बढ़ेगा, यानी कि जैसे जैसे रिसेंट लेयर में जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ वैरायटी बढ़नी चाहिए। लेकिन वास्तव में उन्होंने क्या पाया है? ये ग्राफ पाया है। आज से लगभग 600 मिलियन साल पहले की जो लेयर है, अचानक उसमें सारी की सारी वैरायटी मिली है। उसके पहले बिल्कुल वैरायटी नहीं है, ऑलमोस्ट नहीं। अचानक विद इन 10 मिलियन ईयर्स एकदम से सारी की सारी वैरायटी डेवलप हुई है। ऐसा नहीं कि धीरे 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 वैरायटी बढ़ी है, स्पीसीज बढ़ी है, ऐसा नहीं हुआ है। रॉक्स में एकदम से सडनली सारी की सारी वैरायटी आनी शुरू हो गई। इसको बोलते हैं कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। तो इसलिए ये डार्विन का जो वाद है रॉक्स के द्वारा गलत सिद्ध हुआ है। इसमें पूरी एक बुक लिखी गई है फॉरबिडन आर्कियोलॉजी, वैज्ञानिकों ने, जिसमें देखा है कि एक्चुअली हमारी टेक्स्ट बुक में बहुत सारे ऐसे अवशेष जो मनुष्य के मिले हैं, लाखों साल पुराने अवशेष, वो टेक्स्ट बुक में लिखे नहीं जाते हैं क्योंकि वो डार्विनवाद के विरुद्ध हैं। डार्विन के अनुसार आधुनिक मनुष्य केवल मैक्सिमम 50,000 से 1 लाख साल पुराना है, उसके पहले आधुनिक मनुष्य के अवशेष नहीं मिलने चाहिए। लेकिन ऐसे बहुत सैकड़ों जगह हैं जहाँ पर आधुनिक मनुष्य के अवशेष मिले हैं लाखों साल पुराने।
तो साइंटिस्ट लोग को जब ऐसे अवशेष मिलते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, सोचते हैं पता नहीं ये कुछ सही नहीं आ रहा, क्या है, शायद कुछ गलती हो गई इस जानने वाले की, या लेयर उल्टी सीधी हो गई होगी, ठीक है छोड़ो इसको। क्योंकि उनके मन में इतना घर कर गया है कि डार्विन तो सही है ही, डार्विन बात सही है, इसलिए जो भी इन्वेस्टिगेशन में डार्विन के अनुसार कुछ मिलता है उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, और उसके विरुद्ध जितने भी मिलते हैं चीज़ें, एविडेंस, वो जाने अनजाने उसको अनदेखा कर देते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंटेशन इस बुक में हुआ है, फॉरबिडन आर्कियोलॉजी, हमारे पास ये बुक उपलब्ध है। तो इससे भी क्या फर्क पड़ता है, साइंस के फील्ड में हर चीज़ ऐसे नहीं है कि जो सत्य है वही प्रकट होता है। साइंटिस्ट मैनी टाइम मिसलीड, जानबूझ करके या अनजाने में। अनजाने में कैसे, उनके मन के अंदर इतना गहरा बैठा हुआ है कि डार्विन तो सही है, जो भी उसके अनुसार एविडेंस मिला वो उसको स्वीकार करते हैं, और जो एविडेंस उसके अनुसार नहीं मिला वो ये कुछ गड़बड़ हुई होगी ऐसा कहकर उसको रिजेक्ट करते हैं। इसको बोलते हैं फिल्टर ऑफ नॉलेज। तो ऐसे ऐसे एविडेंस मिले हैं 55 मिलियन ईयर्स पुराने पत्थर के टूल्स मिले हैं। अभी पत्थर के टूल्स बनाना ये मॉडर्न आदमी ही ऐसा बनाता है, ऐसा वैज्ञानिक लोग कहते हैं, लेकिन 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड पुराने ऐसे आधुनिक ये सब टूल्स मिले हैं। साइंटिफिक अमेरिकन के अंदर न्यूज़ छपी 600 मिलियन ईयर्स पुराना गुलदस्ता, फ्लावर पॉट, 600 मिलियन ईयर्स ओल्ड। ये सब सबूत जो हैं वो डार्विन के थ्योरी के बिल्कुल विरुद्ध हैं, और ऐसे एक दो तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे सैकड़ों हैं, सैकड़ों। आप वो बुक्स में आके देख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से डार्विनवाद को सिद्ध करने के लिए एक दूसरी चीज़ हमारी टेक्स्ट बुक में लिखी रहती है, स्टैनली मिलर्स एक्सपेरिमेंट, यूरी स्टैनली मिलर्स एक्सपेरिमेंट। लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई इसको बताने के लिए। कितने में से आप लोगों को नाम सुना है आपने ये स्टैनली मिलर्स एक्सपेरिमेंट? आपने पढ़ा है ना? हाँ। कि उसने एक टेस्ट ट्यूब में कुछ गैसेस भरी और उसमें से इलेक्ट्रिक स्पार्क पास किया और फिर एमिनो एसिड्स बन गए, और पूरे साइंस की फील्ड में बताया गया, वाह मिल गया, प्रूव हो गया कि लाइफ जो है केमिकल से आई है। हम सब लोग यही पढ़े हैं ना, हम सबको पास मिल गया, आप लोग इंजीनियर बन गए, मैं डॉक्टर बन गया, लेकिन ये बात तो गलत थी, बेवकूफ़ बनाया गया हमको। स्टैनली मिलर का एक्सपेरिमेंट जो किया गया, आज वैज्ञानिक लोग, कोई दो राय नहीं है वैज्ञानिकों की, जो स्टैनली मिलर के एक्सपेरिमेंट में जो उसने गैसेस दी थी, क्या सोच करके कि करोड़ों करोड़ों साल पहले अर्थ के ऊपर ये गैसेस रही होंगी लाइफ ओरिजिनेट होने के टाइम पर। लेकिन आज वैज्ञानिक लोग मानते हैं कि ऐसा नहीं था, वो मिक्सचर गैसेस का नहीं था, दूसरा मिक्सचर रहा होगा। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर नहीं था, ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर रहा होगा। यानी जो गैसेस उसने ली सोच करके कि शायद यही गैस, एक तो तुक्का था पूरा, हाँ, लेकिन आज वही वैज्ञानिक मानते हैं कि एक्चुअली वो गैसेस तो संभावना बहुत कम है कि पहले के एटमॉस्फेयर में ये गैसेस रही होंगी। नए वाली जो गैसेस का मिक्सचर है, जो आज साइंटिस्ट सोचते हैं कि ये मिक्सचर रहा होगा, उसके मिक्सचर्स के पर को रखते हुए वही एक्सपेरिमेंट दोबारा किया गया, कोई भी अमीनो एसिड नहीं बनेगा। पहली बात। दूसरी बात, अमीनो एसिड तो लाइफ नहीं है, अमीनो एसिड लाइफ नहीं है, अमीनो एसिड तो प्रोटीन का एक छोटा सा भाग है, लेकिन हमारे टेक्स्ट बुक में बताया गया प्रूफ लाइफ ऐसे बनी है। अरे भाई, अमीनो एसिड बनाने से लाइफ कैसे बन गई? लाइफ तो अमीनो एसिड नहीं है, और वो जो अमीनो एसिड मिले वो लिविंग उसमें प्रेजेंट होने वाले एक दो अमीनो एसिड थे। ज़्यादातर जो केमिकल उसमें मिले वो सब लाइव लिविंग बॉडीज़ के अंदर मिलते ही नहीं हो, बनते ही नहीं हो केमिकल, ऐसे केमिकल प्रोड्यूस किए, ठीक है। एक हमारे इस्कॉन के डिवोटी थे जो कैलिफोर्निया के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीएचडी कर रहे थे। वो प्रभुपाद के शिष्य बने बाद में, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, उनका नाम, वो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीएचडी कर रहे थे।
उनके यहाँ पर स्टैनली मिलर प्रेजेंटेशन करने आया। स्टैनली मिलर खुद, उन्होंने उस स्टैनली मिलर से पूछा कि आप कह रहे हैं कि ये जो लाइफ लिविंग सेल्स, लिविंग बॉडीज़ के अंदर जो केमिकल मिलते हैं, प्रोटीन्स, डीएनए, बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, ये केमिकल्स, कॉम्प्लेक्स केमिकल्स सिंपल केमिकल से बने होंगे, ये आप कह रहे हैं। अगर आपको ये रेडीमेड कॉम्प्लेक्स केमिकल्स मैं दे दूं, बनाने की ज़रूरत नहीं है, बने बनाए दे दूं, क्या आप श्योरिटी से कह सकते हैं कि वो केमिकल्स को सब मिला दें तो जीवन बन जाएगा? उसने बोला नहीं, वो हमें कुछ गारंटी से नहीं कह सकते। तो केमिकल्स को बनाने के लिए क्या झंझट क्यों ले रहे हो? वो रेडीमेड केमिकल्स भी हमको मिल जाए तो भी हम जीवन नहीं बना सकते। आज आप एक लिविंग सेल लीजिए, लिविंग सेल, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एक मीडियम, जिस मीडियम में सेल मेंटेन हो सके, ऐसे उसको लीजिए और सेल वॉल को प्रिक कीजिए। ठीक है, वो सेल तो अलाइव था ना, उसके अंदर सारे केमिकल्स थे जो लाइफ के लिए ज़रूरी थे, जिनसे लाइफ थी। वो सारे केमिकल्स तो अभी भी उपलब्ध हैं उस टेस्ट ट्यूब के अंदर, लेकिन क्या वो दोबारा से लाइफ प्रोड्यूस कर पाएंगे हम? नहीं। तो इसका मतलब वो जो प्रेजेंट केमिकल्स हैं उसको बनाना छोड़ो, वो केमिकल्स अगर लाइफ सेल्स के बाहर आ जाते हैं तो उससे लाइफ खत्म हो जाती है, लाइफ आती नहीं है। आज तक हम अपनी लेबोरेटरी में सिंपलेस्ट लिविंग फॉर्म भी नहीं बना पाए हैं केमिकल से। फिर भी हमारी टेक्स्ट बुक्स में सामान्य तौर पे ये एक्सपेरिमेंट देकर के बोल दिया जाता है, साइंटिस्ट हैव प्रूव्ड लाइफ हैज़ कम फ्रॉम केमिकल्स। यानी कि मैं आपका ध्यान इस तरफ देना चाह रहा हूँ, मत सोचिए कि साइंटिस्ट लोग सारे फरिश्ते हैं और बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं और बिल्कुल सच्चाई प्रस्तुत करते हैं। कई सारे तो जानबूझ करके गलत फैक्ट रखते हैं क्योंकि उनको पगार चाहिए होती है। उनकी साइंटिफिक रिसर्च चालू रहेगी तो उनको गवर्नमेंट से ग्रांट मिलेगी, है ना। ये एक आपके जो साथ में आते हैं मनोज जी हैं, ही इज़ ए टीचर इन आईसर। आईसर का नाम सुना है आपने? इंडियन इंस्टीट्यूट, व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ दैट? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च, एजुकेशन रिसर्च। So you can meet him and you can see what goes in the scientific field. अपनी रिसर्च के लिए वो लोग अपने घर के सामान खरीदते हैं, फ्रिज, एसी, और बोलते हैं दिस इज़ नीडेड फॉर आवर रिसर्च। और उनके लिए ज़रूरी है कि हर साल ग्रांट मिले, उसके लिए उनको रिसर्च में दिखाना पड़ता है, उनको इस साल रिसर्च के लिए इतने करोड़ रुपए की ग्रांट चाहिए। अगर ग्रांट कम कर देंगे तो अगले साल से गवर्नमेंट फिर ग्रांट देना कम कर देती है, इसलिए वो सभी प्रकार के अप्लायंसेस उसको ग्रांट के अंदर, रिसर्च ग्रांट के अंदर दिखाते हैं। सो मच थिंग्स आर गोइंग ऑन इन साइंटिफिक, है ना। सो डोंट थिंक दैट साइंटिस्ट लोग तो रियली दे आर, इट इज साइंस मीन्स रियली ट्रुथ, नो, देयर इज सो मच ऑफ फैब्रिकेशन गोज ऑन। सो लाइक दैट so many things can be told, but we don't have time now, we will finish here. So in nutshell, to conclude, Darwinian accord has failed to explain evolution of complex life forms from simple ones. उसकी थ्योरी भी गलत है। दूसरा, we have not been able to create even the simplest forms of matter. कोई एविडेंस भी नहीं मिला है डार्विन की थ्योरी का, थ्योरी गलत है, एविडेंस भी नहीं है। दोनों तरीके से डार्विन हैज़ फेल्ड। देयर इज़ नो सच थिंग, इट्स नॉट अ साइंटिफिक फैक्ट, इट इज़ नॉट अ साइंटिफिक फैक्ट। तो अभी इसलिए आप लोग अभी सोचिए कि क्या हमें आंख बंद करके साइंस, मॉडर्न साइंस के ऊपर विश्वास करना चाहिए? आप सब लोगों को प्रश्न करने चाहिए, क्योंकि बहुत सारा झूठ बोला जा रहा है और हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है और उसके आधार पर हम लोग जीवन में कर रहे हैं। तो एक एक करके हम ऐसी कई चीज़ों को लेंगे जो आज पूरे संसार में जिसको सही माना जाता है, लेकिन वो साइंस नहीं है, वो मिथ है।